दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म इंक हार्ट के बारे में, जो एक एडवेंचर फैंटेसी फिल्म है। अगर आप फैंटेसी फिल्मों के शौकीन हो तब आपको ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि फिल्म में एक समय ऐसा भी आता है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि काश हमारे पास भी सिल्वर टंग जैसी ताकत होती और हम अपनी जिंदगी के उस अहम पल को वापस ले आ पाते जिसे हम अपनी जिंदगी में बार बार जीना चाहेंगे। क्योंकि इस फिल्म का मुख्य किरदार मॉर्टिमर एक सिल्वर टंग है, यानी कि मॉर्टिमर किताब से जो भी पढ़ता है वो सच साबित होने लगता है और किताब के सारे कैरेक्टर बाहर आने लगते हैं, फिर वो किताब किसी और ने लिखी हो या खुद मॉर्टिमर ने लिखी हो। अब कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कहानी का मुख्य किरदार मॉर्टिमर यानी कि मो और उसकी बीवी टेरेसा यानी कि रेसा अपनी छोटी बच्ची मैगी को एक कहानी सुना रहे हैं और इस कहानी में एक लाल कपड़े का जिक्र होता है। तभी हम घर से बाहर एक लाल कपड़े को आसमान से नीचे गिरता हुआ देखते हैं और कहानी आगे 12 साल फ्यूचर में शिफ्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि मो की बेटी बड़ी हो चुकी है और दोनों के बीच रिश्ते काफी अच्छे हैं, लेकिन उनकी माँ उनके साथ नहीं होती। अब मो और मैगी यूरोप के किसी पुराने बुक स्टोर को विजिट करते हैं। उन दोनों का बुक स्टोर में आना मैगी के लिए महज एक विजिट है, लेकिन मैगी इस बात से अनजान है कि उसके पिता पिछले कई दिनों से इंक हार्ट नाम की एक किताब के लिए परेशान है और उसी की खोज उन्हें यहाँ तक ले आई है। बुक स्टोर में मो और मैगी एक साथ जाते हैं, लेकिन मैगी जल्द ही बुक स्टोर से बाहर निकल आती है। तो दूसरी तरफ मो को इंक हार्ट किताब की एक कॉपी मिल जाती है, जिसे लेकर वो बाहर निकल आता है। तब वो देखता है कि उसकी बेटी मैगी किसी अनजान शख्स के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन उसके करीब आने पर पता चलता है कि वो शख्स सिर्फ मैगी के लिए अनजान है। इस शख्स का नाम डस्ट फिंगर होता है। मो और डस्ट फिंगर एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। डस्ट फिंगर इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि मो को इंक हार्ट किताब मिल चुकी है, जिसके चलते डस्ट फिंगर मो से उसके लिए इंक हार्ट किताब पढ़ने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन मो ये सब कुछ करने से साफ साफ इनकार कर देता है, जिसके चलते इन दोनों के बीच कहासुनी और फाइट होती है। लेकिन मो अपनी बेटी मैगी के साथ यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। अब मो मैगी को इटली में अपनी मौसी एलिनोर से मिलवाने ले जाता है। दरअसल अपनी और मैगी की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मो बार बार अपनी लोकेशन को चेंज करता रहता है। शायद कोई बड़ी वजह है जिसके चलते मो को ऐसा बार बार करना पड़ता है। मो अब मैगी को बताता है कि तुम्हारी माँ रेसा और मैंने एक साथ कई किताबें पढ़ी है और उन किताबों की दुनिया को महसूस किया है, लेकिन आज से ठीक 9 साल पहले मैंने इंक हार्ट नाम की एक किताब पढ़ी थी। वो एक हादसा था जिसमें किताब के कई कैरेक्टर्स बाहर निकल आए थे और डस्ट फिंगर भी उन्हीं में से एक है, लेकिन तुम्हारी माँ रेसा गलती से किताब के अंदर चली गई थी। लेकिन लोकेशन चेंज करने के बावजूद डस्ट फिंगर इन दोनों को एक बार फिर से ढूंढ निकालता है, लेकिन डस्ट फिंगर इस बार अकेला नहीं होता। उसके साथ इस फिल्म के मुख्य विलन कैप्रिकॉर्न के लोग भी होते हैं, क्योंकि मो ने डस्ट फिंगर के लिए इंक हार्ट किताब नहीं पढ़ी थी। उसी के रिवेंज के चलते डस्ट फिंगर ने मैगी और मो की लोकेशन कैप्रिकॉर्न को बता दी थी। मैगी और मो को कैप्रिकॉर्न अपने साथ ले जाता है और अली बाबा 40 चोर की किताब मो के हाथों में थमाकर उसे पढ़ने को कहता है। अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मो जैसे ही किताब पढ़ने की शुरुआत करता है, उसी समय सोने के सिक्कों और बेशकीमती चीजों की बरसात होने लगती है और खजाने के साथ ही 40 चोरों में से एक चोर फरीद इस किताब से बाहर निकल आता है। लेकिन कैप्रिकॉर्न बड़ी ही चालाकी से अपने एक आदमी को इस किताब के अंदर भेज देता है और अब इस बात का हमें पता चलता है कि अगर किताबी दुनिया से कोई कैरेक्टर बाहर निकल आता है तब उसके बदले असल जिंदगी से किसी कैरेक्टर को अंदर जाना होता है। और अब जाकर हमारे समझ में ये आता है जिसे हम इस फिल्म का असलियत का विलेन समझ रहे थे, असल में वो उसी इंक हार्ट किताब से बाहर आया हुआ एक कैरेक्टर है जो मो की गलती की वजह से किताब से बाहर निकल आया था। लेकिन इंक हार्ट किताब का ये कैरेक्टर अब किताब में वापस नहीं जाना चाहता, वो इसी दुनिया में रहना चाहता है और इसी के चलते उसने मो को द अरेबियन नाइट्स किताब पढ़ने पर मजबूर किया था, क्योंकि उस किताब को पढ़ने के चलते जो खजाना असल जिंदगी में निकल आएगा, कैप्रिकॉर्न उसी के सहारे इस दुनिया में अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। और कैप्रिकॉर्न यहाँ पर ये बात भी क्लियर करता है कि अब तक उसे जितनी भी इंक हार्ट इस किताब की कॉपीज मिली है उन सभी को वो जला चुका है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न नहीं चाहता कि मो इंक हार्ट इस किताब को पढ़े और कैप्रिकॉर्न को उसकी किताबी दुनिया में वापस जाना पड़े।
लेकिन कैप्रिकॉर्न की ये बात सुनकर डस्ट फिंगर पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न ने डस्ट फिंगर से ये वादा किया था कि डस्ट फिंगर अगर मो को अपने साथ ले आता है तब कैप्रिकॉर्न मो के हाथों इंक हार्ट इस किताब को पढ़वाएगा और डस्ट फिंगर को अपनी दुनिया में वापस जाने का मौका देगा। लेकिन कैप्रिकॉर्न अब अपने वादे से मुकर चुका है, क्योंकि उसे डर है कहीं मो इंक हार्ट इस किताब को पढ़ते हुए कैप्रिकॉर्न को उसकी दुनिया में वापस ना भेज दे। और अब कैप्रिकॉर्न इंक हार्ट किताब की उस कॉपी को भी जला देता है जिसे मो ने यूरोप के एक पुराने बुक स्टोर से हासिल किया था। और अब कैप्रिकॉर्न मो और उसकी बेटी मैगी को बंदी बना लेता है। लेकिन डस्ट फिंगर किसी तरह से किचन तक जाने में कामयाब हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है। लेकिन ये लेडी कुछ बोल नहीं सकती, जिसके चलते डस्ट फिंगर अब इस लेडी से इशारों में बात करता है। और अब डस्ट फिंगर को इस बात का पता चलता है कि असल में कैप्रिकॉर्न ने इस लेडी को भी बंदी बनाया है, जिसके चलते ये लेडी यहाँ से कई बार भागने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन नाकामयाब रही। अब वो लेडी अपने हाथों बनाया हुआ एक स्केच डस्ट फिंगर को दिखाती है, जो इत्तेफाक से सिल्वर टंक मो और उसकी बेटी मैगी का होता है। और अब डस्ट फिंगर इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका है कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि सिल्वर टंक मो की बीवी है। और इस बात का पता चलने पर डस्ट फिंगर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि डस्ट फिंगर और मो अब तक यही मानते थे कि जिस रात मो के हाथों इंक हार्ट इस किताब से कई कैरेक्टर्स बाहर निकल आए थे, उसी रात मो की बीवी किताब के अंदर चली गई थी। और इसी वजह के चलते मो पिछले 9 साल से इंक हार्ट इस किताब की तलाश कर रहा था, ताकि किताब को एक बार फिर से पढ़कर अपनी बीवी को बाहर निकाल सके। अब हम देखते हैं कि मो को उसकी मौसी और उसकी बेटी के साथ एक जगह पर कैद किया गया है, और इनके साथ अभी कुछ देर पहले अरेबियन नाइट्स इस किताब से बाहर निकला हुआ कैरेक्टर भी कैद होता है। और अब मो कहता है कि काश मेरे पास इंक हार्ट किताब होती तो मैं अभी के अभी कैप्रिकॉर्न को किताब के अंदर वापस भेज देता। लेकिन गलती मेरी है, क्योंकि पिछले 9 साल में मैं इस किताब को कई बार हासिल कर चुका हूँ, लेकिन हर बार मैंने अपनी बीवी को इस किताब में तलाशने की कोशिश की है, लेकिन वो मुझे मिलती नहीं। लेकिन वो इस बात से अनजान है कि उसकी बीवी किताब में नहीं बल्कि असल दुनिया में कैद है। और यही वजह थी कि कई बार कोशिश करने के बावजूद मो अपनी बीवी को किताब से बाहर नहीं ला पाया था। और अब डस्ट फिंगर इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि मो की बीवी को किताब ने नहीं बल्कि कैप्रिकॉर्न ने इसी जगह पर बंदी बनाया है। एक अच्छा शख्स होने के बावजूद डस्ट फिंगर मो को असलियत से दूर रखता है, क्योंकि डस्ट फिंगर किसी भी हालत में अपनी फैमिली के पास इंक हार्ट इस किताब के अंदर जाना चाहता है, क्योंकि डस्ट फिंगर को इस बात का डर सता रहा है कि अगर मो को इस बात का पता चल गया कि उसकी बीवी बाहर असल दुनिया में है, तब मो इंक हार्ट इस किताब को ढूंढकर उसे पढ़ने की कोशिश ही क्यों करेगा, और डस्ट फिंगर अपनी किताबी दुनिया में वापस नहीं जा पाएगा। और इसलिए डस्ट फिंगर अब एक प्लान बनाता है, जिसके मुताबिक डस्ट फिंगर अब मो से कहता है कि क्यों ना तुम और मैं मिलकर इंक हार्ट इस किताब को ढूंढे, ताकि किताब को पढ़कर तुम अपनी बीवी को बाहर निकाल सको और मैं अपनी फैमिली के पास किताब के अंदर जा सकूं। लेकिन मो कहता है हम तो यहाँ पर बंदी बने हुए हैं, हम किताब को कैसे ढूंढेंगे। जवाब के तौर पर डस्ट फिंगर मो के हाथ में एक किताब देता है। इस किताब में एक बड़े तूफान का जिक्र होता है। जैसे ही मो इस किताब को पढ़ने की शुरुआत करता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है, और इस तूफान के चलते मो और उसके सभी साथी इस जगह से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मो की बीवी रेसा अब भी यहाँ पर कैद है। रेसा कई बार डस्ट फिंगर को उसे साथ लेने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन डस्ट फिंगर उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि डस्ट फिंगर को अब भी इसी बात का डर सता रहा है कि एक बार मो के अपनी बीवी रेसा से मिल जाने के बाद मो के पास कोई वजह नहीं बचेगी इंक हार्ट इस किताब को ढूंढकर पढ़ने के लिए। अब मो और डस्ट फिंगर दोनों ही कैप्रिकॉर्न की कैद से आजाद है और किताब की तलाश में इस किताब के राइटर के पास पहुंच जाते हैं, और इस राइटर के जरिए इंक हार्ट इस किताब की कॉपी को हासिल कर लेते हैं। किताब के मिलने पर मो बहुत खुश होता है, और अब डस्ट फिंगर मो से ये रिक्वेस्ट करता है कि मो जल्द से जल्द इस किताब को पढ़कर डस्ट फिंगर को उसकी किताबी दुनिया में वापस भेज दे। दरअसल अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए डस्ट फिंगर इतना ज्यादा सेल्फिश हो गया है, वो इस बात को साफ साफ अनदेखा कर रहा है कि वो अगर ऐसे ही अपनी किताबी दुनिया में लौट गया, मो कभी ये जान ही नहीं पाएगा कि उसकी बीवी इंक हार्ट इस किताब के अंदर नहीं बल्कि कैप्रिकॉर्न के पास कैद है। लेकिन डस्ट फिंगर का सारा प्लान तब चौपट हो जाता है जब मो कहता है कि नहीं,
पहले मैं अपनी बीवी को किताब से बाहर निकालूंगा और फिर तुम्हें किताब के अंदर भेजूंगा। और अब डस्ट फिंगर इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाता है कि अगर मो को उसकी बीवी किताब के अंदर मिलेगी ही नहीं, तब मो मुझे किताब के अंदर क्यों भेजेगा, जिसके चलते डस्ट फिंगर सारी हकीकत मो को बता देता है। डस्ट फिंगर अब मो को बताता है कि जिस जगह से हम जान बचाकर भागे हैं उसी जगह पर तुम्हारी बीवी कैद है। डस्ट फिंगर की इस बात से मो बहुत गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच कहासुनी और फाइट होने लगती है। लेकिन डस्ट फिंगर मो से कहता है कि जिस तरह तुम अपनी बीवी के लिए परेशान हो उसी तरह मैं अपने फैमिली के लिए परेशान हूँ और किताब के अंदर जाना चाहता हूँ, तो इसमें गलत क्या है। डस्ट फिंगर की इस बात से मो का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और अब दोनों मैगी को उसी राइटर के घर पर छोड़कर मो की बीवी रेसा को कैप्रिकॉर्न की कैद से छुड़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। और अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मो की बेटी मैगी उसी राइटर के घर पर बैठकर एक किताब पढ़ रही है, जिस किताब में एक डॉगी का जिक्र है। मैगी अभी किताब पढ़ ही रही है, लेकिन वो डॉगी मैगी के सामने आकर बैठ जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि मैगी अपने पिता मो की तरह एक सिल्वर टंक है और उसके पास वो सभी एबिलिटीज है जो मो के पास है। और तभी राइटर और कैप्रिकॉर्न के कुछ लोग मैगी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल राइटर भी कैप्रिकॉर्न के साथ मिला हुआ है और डॉगी को देखने के बाद सब लोग ये बात अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि मैगी उसके पिता की ही तरह एक सिल्वर टंक है। अब कैप्रिकॉर्न के लोग मैगी को अपने साथ कैप्रिकॉर्न के पास ले जाते हैं और साथ ही में उस राइटर को भी ले जाते हैं। राइटर की गलती ये थी कि उसने इंक हार्ट ये किताब मो और डस्ट फिंगर को दे दी थी। अब कैप्रिकॉर्न के लोग मैगी और राइटर को एक रूम में कैद कर देते हैं, लेकिन ये लोग मैगी को जिस जगह पर कैद करते हैं उसी के पड़ोस वाली रूम में डस्ट फिंगर मौजूद होता है। और अब डस्ट फिंगर मो को बताता है कि तुम्हारी बेटी मैगी को कैप्रिकॉर्न ने एक बार फिर से बंदी बना लिया है और कैप्रिकॉर्न इस बात को भी बहुत अच्छे से जान चुका है कि तुम्हारी बेटी मैगी भी एक सिल्वर टंक है, जिसके चलते आज रात कैप्रिकॉर्न तुम्हारी बेटी के हाथों किताब के सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शैडो को इस किताब के बाहर ले आने की कोशिश करेगा। शैडो एक बहुत ही पावरफुल और ब्लैक मैजिक्स का ओनर कैरेक्टर है, जिसे किताब से बाहर आने से हमें रोकना होगा। और ये सारी बातें मुझे तुम्हारी बेटी मैगी ने बताई है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि राइटर मैगी को बता रहे हैं कि उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया है, जिसके चलते हुए गिल्टी महसूस करते हैं और अब इंक हार्ट इस कहानी को बदलना चाहते हैं। लेकिन तभी कैप्रिकॉर्न के कुछ लोग आकर मैगी को अपने साथ ले जाते हैं और अब कैप्रिकॉर्न मैगी को इंक हार्ट ये किताब पढ़ने पर मजबूर करता है, जिसके चलते इंक हार्ट किताब का कैरेक्टर शैडो किताब से बाहर निकल आता है, जो एक भयानक दानव होता है। शैडो स्पाइडरमैन मूवी के दूसरे पार्ट के विलन सैंडमैन की तरह दिखाई देता है। शैडो दिखने में बहुत ही टेरिबल है, जिसे देखकर सभी लोग डर रहे थे, लेकिन कैप्रिकॉर्न बहुत खुश हो रहा था क्योंकि इंक हार्ट किताब के मुताबिक शैडो कैप्रिकॉर्न के सभी बातों को मानता है। और शैडो को देखने के बाद राइटर को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते राइटर इंक हार्ट कहानी के अंत को कुछ बदलाव के साथ एक कागज के ऊपर लिखते हैं और उसी डॉगी की मदद से उस कागज को मैगी तक पहुंचाते हैं ताकि शैडो को इंक हार्ट किताब के अंदर वापस भेजा जा सके। और अब मैगी उस कागज को पढ़ने लगती है, जिसके मुताबिक शैडो को उन लोगों का दर्द अब महसूस होने लगा है जिन्हें शैडो ने मारा था और शैडो अब उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। और अपना बदला पूरा करने के लिए शैडो कैप्रिकॉर्न की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी एक शख्स मैगी के हाथ से उस कागज को छीन लेता है, जिसके चलते कैप्रिकॉर्न की ओर शैडो के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि आसमान से अजीबोगरीब क्रिएचर्स आने लगते हैं जिन्हें खुद कैप्रिकॉर्न ने बुलाया था। अब सिल्वर टंग चाहता है कि मैगी जल्द से जल्द कहानी को पूरा करे, लेकिन मैगी अब मजबूर है क्योंकि किसी ने उसके पास से कहानी के क्लाइमेक्स को छीन लिया था। अब सिल्वर टंग मैगी को एक पेन देता है और कहता है कि कहानी के क्लाइमेक्स को तुम अपने हाथ पर लिखना और फिर उसे पढ़ना। मैगी अब क्लाइमेक्स को कुछ अब इस तरह से लिखती है कि जैसे ही शैडो कैप्रिकॉर्न की ओर बढ़ा, कैप्रिकॉर्न जलकर खाक हो गया और राख में तब्दील हो गया और अब शैडो भी इंक हार्ट किताब में वापस लौट गया, उन सभी कैरेक्टर्स के साथ जो किताब से बाहर निकल आए थे। लेकिन शायद डस्ट फिंगर की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी। डस्ट फिंगर इन सभी कैरेक्टर्स के साथ किताब में वापस नहीं लौट पाता, क्योंकि जब सारे कैरेक्टर्स किताब के अंदर वापस लौट रहे थे, डस्ट फिंगर उन सभी से कुछ ज्यादा ही दूरी पर खड़ा था।
डस्ट फिंगर अब इस बात से बहुत दुखी है कि वो अपनी फैमिली के पास कभी लौट नहीं पाएगा, क्योंकि डस्ट फिंगर को ऐसा लगता है कि सिल्वर टंग को उसकी वाइफ मिल चुकी है और अब सिल्वर टंग के पास कोई वजह नहीं है कि वो किताब पढ़े और डस्ट फिंगर को उसकी दुनिया में वापस जाने का मौका दे। लेकिन डस्ट फिंगर को गलत साबित करते हुए सिल्वर टंग एक बार फिर इंक हार्ट इस किताब को पढ़ता है और डस्ट फिंगर को वापस जाने का मौका देता है और इस तरह इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है।